नमस्कार बच्चों, मैं स्वाति जनकावत आपकी ड्राइंग टीचर। आज मैं कक्षा 10 का पाठ 3 बच्चों आपको पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक कला का इतिहास एवं मूल्यांकन। 13वीं शताब्दी से पूर्व बच्चों, हमारे इस समय के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजवंशों का पतन हो गया। इन पतन के कारण हमें हमारी इस 13वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य बहुत ही बड़ी बड़ी मंदिर निर्माण परियोजनाओं के उदाहरण नगण्य स्वरूप देखने को मिलते हैं। इस समय में इस प्रकार की वास्तु निर्माण कला के कोई बेहतरीन उदाहरण हमें यहाँ पर नहीं मिलते। कुछ उदाहरण जरूर मिलते हैं। और इस समय में, यह जो समय था, इस समय में वास्तुकला जीवित रही, परंतु मुगल काल में बनाए गए कुछ किलों और मकबरों तक ही यह वास्तुकला सीमित थी। और इस समय में वास्तुकला के अतिरिक्त चित्रकला का भी हमें स्वरूप जो देखने को मिला, वह हमारे जैन, बौद्ध और हिंदू पांडुलिपियों के अंतर्गत ही देखने को मिला था। ये जो पांडुलिपियां थी, ये क्या है बच्चों? ये जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियां पुस्तकों का एक प्रकार होता है। प्राचीन काल में ताड़ पत्रों पर या ताम्र पत्रों पर, पाम पत्रों पर ये पांडुलिपियां तैयार की जाती थी। ये आकार में ज़्यादा बड़ी और चौड़ाई में कम होती थी। बच्चों, ये इस प्रकार की पांडुलिपियां हुआ करती थी। इनकी जो चौड़ाई है वह बहुत ज़्यादा थी और ये जो ऊंचाई थी ये कम हुआ करती थी। ये लिपिबद्ध होती थी बच्चों। इनमें विभिन्न विषयों से संबंधित लिखा हुआ रहता था। इन पांडुलिपियों में चूंकि चित्र के लिए स्थान बहुत कम होता था, इसलिए इन पांडुलिपियों में विशेष प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ था। अतः ये पांडुलिपियां हमें बंगाल, बिहार और पाल वंश के साम्राज्य में देखने को मिली। जो पाल वंश के समय में पांडुलिपियां तैयार हुई, वे पाल शैली में बनी हुई कहलाई। ये जो पांडुलिपियां थी, ये विशेष रूप से हमारे बिहार में जैन पांडुलिपियां लिखी गई और सचित्रित की गई। इसके अतिरिक्त हमें कुछ मंदिरों के उदाहरण विशेष रूप से देखने को मिले, जिनमें माउंट आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं। संवर के ये जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और पत्थर पर की गई खुदाई के बेजोड़ नमूने हैं। इसके अलावा हमें बंगाल और उड़ीसा में टेराकोटा के विशेष प्रकार के सुंदर मंदिरों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये जो टेराकोटा के मंदिर थे, ये मिट्टी से बनी हुई टाइल से बनाए गए थे। वास्तु संरचना के बहुत ही अद्भुत नमूने हैं। इस समय में बच्चों हमें चित्रकला के कुछ स्वरूप भी देखने को मिले। 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हमें 3 चित्रकलाएं, पहाड़ी शैली, राजपूत शैली और मुगल शैली के चित्र देखने को मिलते हैं। यह जो पहाड़ी शैली थी, नाम से ही पता चलता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में फली फूली और पनपी थी। यह हिमालय की जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर, जिनमें इसकी प्रमुख रियासतें थीं बसौली, कांगड़ा, गुलेर, चंबा, जम्मू, कुल्लू, मंडी इत्यादि, ये इन क्षेत्रों में फली फूली, तो स्थानीय नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया पहाड़ी शैली। यह जो शैली थी, यह मुगल शैली और वहाँ की स्थानीय लोक कला का एक मिश्रित स्वरूप थी। इसके अतिरिक्त दूसरी राजपूत शैली, यह जो शैली थी स्थानीय लोक कला एवं अजंता परंपरा का एक सम्मिश्रित रूप थी। मुगल शैली फारसी और राजपूत शैली का एक सम्मिश्रित स्वरूप थी। इन शैलियों से हमें उस समय की जो प्रसिद्ध चित्रकला परंपरा है, जो इस समय में 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य फली फूली थी, उसका पता चलता है। इसके अतिरिक्त इस काल की कला को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण अपने सामने रखकर आपको समझाते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम ये श्रृंगार का। श्रृंगार का यह जो चित्र है, यह गुलेर घराने का बनाया गया है। जैसा कि अभी अभी हमने पहाड़ी शैली के बारे में बात की बच्चों, यह पहाड़ी शैली से ही संबंध रखता है। चूंकि पहाड़ी शैली की 2 प्रमुख उपशैलियां थी, कांगड़ा और बसौली, जिनमें से ये कांगड़ा शैली की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार यह चित्र है गुलेर घराने का और यह 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। साथ ही साथ यह टेम्परा पद्धति अर्थात रंगों की अपारदर्शी पद्धति के रूप में बनाया गया है।
यह जो शैली है यह कांगड़ा रियासत के गुलेर एक राज्य से संबंध रखती है। ये इसमें बनाया गया यह चित्र लघु चित्र शैली का उदाहरण है। लघु चित्र शैली अर्थात छोटे आकार के जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें लघु चित्र कहा जाता था। अतः यह एक लघु चित्र शैली का उदाहरण है। दूसरा, ये जो गुलेर शैली थी इसमें मुख्य रूप से विषयों के रूप में रामायण महाभारत की कथाएं अंकित की गई थीं। इसमें यह चित्र सबसे विशिष्ट है। इसके अंदर दुल्हन को श्रृंगार करते हुए दिखाया है। यह जो दुल्हन है इसका विशेष आकार प्रकार है। लज्जायुक्त इसका जो चेहरा है, भाव भंगिमा है, वो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट है। चूँकि नारी आकृति जब श्रृंगार करती है विशेष रूप से दुल्हन, तो उसके चेहरे का एक अजीब ही हाव भाव होता है। बड़ी कमनीय, बड़ी सुंदर और कोमल मुद्रा उस नारी आकृति की यहाँ पर दिखाई गई है। दासियों से युक्त यह श्रृंगार करती एक दुल्हन का चित्र बनाया गया, जिसमें एक वृद्ध महिला भी बनाई गई है बच्चों। यह वृद्ध महिला सभी को निर्देश देती हुई इस चित्र में प्रतीत होती है। यहाँ पर नारी आकृतियों में दुल्हन का जो आकार है बड़ा ही संवेदनशील बना है और इसका जो झुका हुआ चेहरा इसे बहुत ही विशिष्ट और लज्जापूर्ण बना देता है। यहाँ पर कोमल रंगतें इस चित्र को परिपूर्ण करती हैं, इसको सफल बनाती हैं। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम जैन लघु चित्र कला का कल्पसूत्र का। जैन लघु चित्रों में कल्पसूत्र नामक ग्रंथ का ये एक चित्र बना हुआ है और ये जैन पांडुलिपियों का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। 15वीं शताब्दी में पाम पत्रों पर तैयार किया गया यह चित्र है और टेम्परा पद्धति में बनाया गया है। इस चित्र को देखकर हम 7वीं शताब्दी के लघु चित्रों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह लघु चित्र परंपरा 7वीं शताब्दी में प्रारंभ होकर 10वीं और 15वीं शताब्दी में विकसित हुई। इन जैन लघु चित्रों का विकास हमें कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में देखने को मिलता है। ये दोनों ही जो जैन धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इनका विकास अलग अलग राज्यों में जैसे पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में हमें विकसित होता हुआ और सचित्रित होता हुआ दिखाई देता है। ये जो ताड़पत्र थे इनमें लाल, पीले, स्वर्ण, रजत जैसे चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। बच्चों, इन चित्रों के निर्माण के लिए बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इनमें सुंदर सुंदर बहुमूल्य पत्थरों को पीसकर रंग बनाए जाते और प्रयुक्त किए जाते थे। यहाँ पर यह जो चित्र है इसकी सम्मुख मानवाकृति इसको अति विशिष्ट बना देती है। सम्मुख मानवाकृति मतलब फ्रंट फेस, सामने के मानव के मुख का आकार यहाँ पर इस चित्र में बनाया गया है और ज़्यादातर जैन पांडुलिपियों में सम्मुख आकार ही बनाए गए थे। यहाँ पर इस आकृति की परली आंखें क्या होती हैं बच्चों? चेहरे के बाहर निकलती हुई जो आंखें होती हैं वे परली आंखें होती हैं। यहाँ पर इन पांडुलिपियों में इसी प्रकार की परली आंखों से युक्त मानवाकृतियाँ बनाई गईं। इनके आभूषण बहुत ही विशिष्ट हैं जो कि बाह्य रेखाओं से युक्त है। आभूषण ही नहीं, संपूर्ण चित्र को सशक्त बाह्य रेखांकन से आबद्ध किया गया है। इसमें मानवों का जो अंकन है बच्चों बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि पांडुलिपियों में जैसे हमने पहले चर्चा करी थी बच्चों सीमित स्थान होता है। इस कारण से मानव आकार कुछ छोटे बनाए गए हैं और बड़े ही सपाट रंग योजना में ये मानव आकार बनाए गए हैं, जिनकी ये परली आंखें उन्हें बहुत ही अलग और विशेष प्रभाव युक्त बना देती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जैन तीर्थंकरों का अंकन किया गया है। उनकी विभिन्न जीवन कथाओं, घटनाओं को यहाँ पर उकेरा गया है, बनाया गया है। ये जो कल्पसूत्र का चित्र था ये जैन धर्म की पुस्तक का एक चित्र है, जैसा कि हमने बात की थी। इनमें इसका जो खंड संयोजन है इस चित्र को अति विशिष्ट बना देता है। खंड संयोजन का अर्थ क्या होता है बच्चों? कथा में कई दृश्य होते हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण दृश्यों को टुकड़ों में इस चित्र के अंतर्गत बनाया गया है, ताकि उन सभी भागों को देखकर संपूर्ण कथा को समझा जा सके। इसी प्रकार का खंड संयोजन
इस चित्र में किया गया है। विशेष रूप से इसमें लाल पीली रंगतें काम में ली गई हैं। लाल रंग के धरातल पर पीले रंग से प्रत्येक खंड को अलग किया गया है और इन्हीं दोनों रंगों की प्रमुखता हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर जो बनाए गए आकार हैं उनमें चपटापन दिखाया गया है। यहाँ पर इस पांडुलिपि में जो मनुष्य आकार बनाए गए हैं उनमें छाया प्रकाश नहीं दिखाई देता। छाया प्रकाश न होने के कारण इन चित्रों में हमें सपाटपन, चपटापन नजर आता है। और ये जो चित्र हैं वास्तु निर्माण युक्त हैं, अर्थात चित्रों को स्पष्ट और कथानक अनुचित बनाने के लिए, कथा के अनुसार सही दिखाने के लिए इन चित्रों में वास्तु निर्माण भी किया गया है। चित्रों को कथा के अनुसार दिखाने के लिए आवश्यकता के आधार पर वास्तु अर्थात इमारतें, भवन भी बनाए गए हैं। यहाँ पर ये वास्तुकला के बेजोड़ नमूने जो बनाए गए इनमें लोक शैली से प्रेरित होकर भी विषय वस्तु का अंकन किया गया है। जब संपूर्ण चित्र को देखा जाता है तो बच्चों इसमें हमें लोक कलाओं का सा आभास नजर आता है, मानो ये किसी लोक शैली से प्रेरित हो। रंगों का सपाटपन, साधारण रूप में रंगतों का प्रयोग करना, लाल पीले जैसे आधारभूत रंग इसमें काम में लेना, ये सभी इसे लोक शैली के नज़दीक समीप दिखाते हैं। इनमें किया गया इनका सशक्त बाह्य रेखांकन इस चित्र की बहुत ही बड़ी विशेषता है जो कि इसे स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बना देती है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम विष्णुपुर का रासलीला का टेराकोटा का उदाहरण। यहाँ पर ये जो रासलीला का है शिल्प है ये टेराकोटा टाइल का एक उदाहरण है और ये पश्चिमी बंगाल के विष्णुपुर मंदिर के पंचमुरा मंदिर से लिया गया है। यह जो मंदिर है यह 17वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया और पक्की मिट्टी की टाइल से, जिसे टेराकोटा कहा जाता है, बनाया गया है। इस चित्र को देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते कि किस प्रकार से उस समय में भी इतनी सुंदर टाइल्स, वे भी मिट्टी की टाइल्स बना करती थी। यह मंदिर अपने आप में अति विशिष्ट है। विष्णुपुर के पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से कस्बे में यह मंदिर पाया गया। इसमें टेराकोटा पक्की मिट्टी की टाइल्स से इस मंदिर को ढका गया है। यह 18वीं से 19वीं सदी की सांस्कृतिक एवं धार्मिक घराने का प्रतिबिंब है। हमें इस मंदिर से उस समय के सांस्कृतिक परंपराओं का और धार्मिक मान्यताओं का पता चलता है कि किस प्रकार से इस समय में जो मनुष्य था वह हिंदू धर्म को कितने आदरपूर्वक तरीके से और हृदय से स्वीकार करता था। यहाँ पर बने हुए यह विष्णु मंदिर इस समय का बड़ा ही सुंदर कला का उदाहरण है। साथ ही साथ हिंदू धर्म को समर्पित भगवान शिव और विष्णु को समर्पित यहाँ मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में देवी देवताओं के विषयों को ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के विषयों का भी मूर्तांकन, शिल्पांकन किया गया है। यह जो मंदिर है 1-2 मंजिला झोंपड़ियों से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस विष्णुपुर नामक स्थान पर सामान्य रूप से जो झोंपड़ी बनाई जाती थी वो 1-2 मंजिला बनाई जाती थी। इन मंदिरों के आकार प्रकार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी संभवतया उसी शैली में बनाए गए थे। ये जो मंदिर थे कच्ची मिट्टी से बनाए जाते थे और उनके ऊपर इस प्रकार की मिट्टी की टाइल्स लगा दी जाती थी। हमारे जो ये विष्णुपुर की रासलीला टाइल है, इस टाइल के अंदर सुंदर ही भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का दृश्य दिखाया गया है। इसमें 3 घेरे बनाए गए हैं। इन 3 घेरों में भगवान कृष्ण और उन गोपियां और राधा इनको दिखाया गया है और उनके इस नृत्य मुद्रा को दिखाकर उनके अलौकिक प्रेम को यहाँ पर चित्र में इस शिल्प के अंतर्गत गढ़ा गया है। अतः यह अपने समय का एक बेजोड़ टाइल निर्माण का और वास्तु निर्माण का बेजोड़ नमूना है। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है और यह हमारे अध्ययन हेतु बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होगा बच्चों। हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।